इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है, उनके बारे में क्या सोचा जाता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार करने वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। आज के समय में औरतों के सम्मान के लिए बहुत सारा सवाल, बहुत सारा कानून बनाए जा रहे हैं। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वैसे में देख लो, आज के जितने भी नारीवादी समूह हो गए, चाहे महिला आंदोलन जो करती हैं, उसका निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। जब तक औरत एकदम जाकर बहुमत हासिल नहीं करती, तब तक औरतों के बारे में सोचना भूल जाओ। उनके बारे में कितना भी कानून बन जाएगा, लेकिन पारित नहीं होगा। समझ लो कि औरतें सत्ता में चली भी गई, लेकिन वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जिसके पार्टी के तौर पे वो लड़ रही हैं, उसका ऑर्डर ही उनको पालन करना पड़ता है। भले सलाह दे सकती हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कर सकती हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। जहां पर इलेक्शन में पुरुष समाज खड़ा होता था, वहां पर महिलाओं को खड़ा कराया जाता है कि भैया अब चुनाव आप ही को लड़ना है। और सरकार भी ये आदेश पारित कर देती है कि इस क्षेत्र में, इस जगह पर केवल महिला ही यहाँ से उम्मीदवार बनकर खड़ी हो सकती हैं। इसके अनुसार होता क्या है, महिलाएं हैं, आप किसी को वोट दो, कोई ना कोई तो जीत में करेगा, महिलाएं ही बनेंगी। लेकिन कुछ भी कहो, पहले के समाज में मैंने देखा है कि लोग मेयर पति कहलाते थे। हम मेयर पति हैं। मेयर के जगह पर मेयर के पति जाता था, मेयर पति, प्रधान पति, सरपंच पति, मुखिया पति, वार्ड पति। तो ऐसे ऐसे पति लोग हैं, तो इनकी बात अलग हो गई है। लेकिन अब सब बदल गया है। अब जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वही जाकर अपना कार्यभार संभाल रही हैं। भारत की विधायिका में ले लो तो महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है, बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच चुकी है। अब पहली बार 19 में इतना पहुंचाया गया, 24 में ज्यादा पहुंचेगा। राज्यों के विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से कम है। किसी भी राज्य में देख लो, कोई भी स्टेट हो गया जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि महिला के तौर पे बहुत कम है, वहां पे। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है, क्योंकि बाकी देशों में ज्यादा है, औरतें ज्यादा बढ़ चढ़ कर सामना करती हैं किसका, सत्ता में आकर। लेकिन भारत में उतना आदेश नहीं दिया गया, छूट ही नहीं दिया गया ना। बहुत लोग छूट नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एटम बम को छूट दोगे तो फटवे करेगा। देखे पृष्ठ 44 का बॉक्स। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातीन अमेरिका के कई विशाल विकासशील देशों में भी पीछे है। यहाँ पर मैं अभी तो अमेरिका की बात नहीं हो रही है, लातीन अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका और अफ्रीका से भी हम लोग पीछे हैं औरतों को प्रोत्साहन देने में। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है। कभी कभार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अभी तक ले पहली महिला बैठी है तो इंदिरा गांधी बैठी है। मुख्यमंत्री के जगह पे राबड़ी देवी का नाम हमको याद है। बंगाल के सीएम है अभी ममता बनर्जी, तो वो अभी मुख्यमंत्री बनी है। और कुछ है, लेकिन नाम मुझे याद उतना नहीं है। हम यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व है। भले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया होगा, कोई औरत बन गई होगी, ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पुरुष ही है। और पुरुष जो कहेंगे उन्हीं को, महिलाओं को वही बोलना पड़ता है। लेकिन इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी कि वो किसी भी पुरुषों को ना सुनती थी। तुम्हारा क्या सुने भाई, प्रधानमंत्री हम है, हम जो कहेंगे वही होगा।
लेकिन मिला जुला कर चलना पड़ता है क्योंकि सत्ता है भैया। ये है पुराना वाला पार्लियामेंट। अभी का नया पार्लियामेंट देखोगे तो बहुत अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। पुराने वाले पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं कि उसमें से घड़ा की खुशबू आती है। घड़ा की खुशबू नहीं, गुलामी की खुशबू आती है। उन लोगों को समझना चाहिए। चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। मतलब ये लोग हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता हम ढूंढ ही लेंगे। इससे अच्छा है कि नेताओं के चक्कर में, सरकार के चक्कर में मत रहो। जब अपनी जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल खुद करो, अपने हक का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको भी संविधान के वजह से हक मिला है कि आप उस हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस अनुच्छेद, उस कानून का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं। मानहानि का मतलब ही हो जाता है कि हमारे मान को चोटिल पहुंचाना, हमारे मान को क्षति पहुंचाना। मतलब अपशब्द बोलना यह भी मानहानि में आ जाता है, अपशब्द काम करना यह भी मानहानि में आ जाता है। ऐसे अनेकों प्रकार हो जाते हैं। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए कि भैया आपके लिए इतना चीज है बस। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत, भारत के पंचायती राज में देखोगे तो उसके अंतर्गत कुछ ऐसे ही व्यवस्था की गई है। कैसी की गई है? स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों, नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 1/3 पद पे महिला ही वहां से खड़ा हो सकती है बस। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। आज देखा जाए तो भारत के गांव से लेकर शहर के बीच में मुखिया, पंचायत, वार्ड, मेयर, इस सब में खड़ा होने वाली महिलाओं की संख्या 10 लाख पहुंच गया है। 2019 का रिपोर्ट ये बताता है। महिला संगठन और कार्यकर्ता की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, इन लोगों का मांग आगे भी बढ़ रहा है कि कार्यकर्ता के तौर पर राज्यसभा, विधानसभा की भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना ही चाहिए। मतलब 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, मतलब 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। इन लोगों का मांग है और ये मांग पूरा भी हो सकता है क्योंकि इसका बिल अब पास हो चुका है। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से वह लटका पड़ा था, क्योंकि जब तक सरकार मजबूत नहीं होगी कोई भी कानून जल्दी पास नहीं कर सकती है। सरकार मजबूत है, अभी ये पास कर सकती है। तो 10 साल के बाद 2023 में बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको पास किया है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है। देखो, पहले तो नहीं हो पाता था लेकिन अब पास हो चुका है। क्यों? बात यहां पर आ जाती है। तो पहले कांग्रेस की राज थी। कांग्रेस के नेता जो होते हैं, बड़े नेता, वो बोलेंगे ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, आपको वादा कर देंगे और बाद में मंत्री परिषद को बोल देंगे कि तुम पलट जाना सब। जब मंत्री परिषद पलट जाएगा तो कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में अगर दोनों का हिस्सा बराबर आता है, बहुमत हासिल होती है, तभी कोई बिल पास होता है। तो ये विधेयक पास हो चुका है अब 2023 में, सितंबर 2023 में महिला आरक्षण के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधायिका में बिल पास हो चुका है कि हाँ, हर जगह पे आपके लिए सीट को अब आरक्षित रखा जाएगा। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है। लैंगिक विभाजन लिंग के तौर पर मर्द और स्त्री को बांटना एक तरह का मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है, कुछ खास तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, सामाजिक विभाजन, समाज को बांटने का कार्य एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है, यही तो जानना है।
देखो समाज के तौर पर कैसे बढ़ता है, मतलब इस निर्वाचित क्षेत्र से कौन खड़ा होगा, महिला खड़ा होगी, उस निर्वाचित क्षेत्र से कौन होगा, महिला खड़ा होगी, वार्ड में कौन खड़ा होगा, महिला खड़ा होगी, सरपंच में कौन खड़ा होगा, महिला खड़ा होगी। लेकिन महिलावा को उतना बुद्धि तो होना चाहिए ना कि खाली खड़ा हो जाएगी, अब बाकी का पंचायत का काम कौन करेगा। तो उस समय आते हैं लोग सरपंच पति, मुखिया पति, वार्ड पति, प्रधान पति, मेयर पति, तो ये लोग आकर उसमें काम करते हैं। तो भैया इन लोगों की क्या जरूरत है, वो लोग काहे को खड़ा हुए। इसके लिए जरूरी है पहले महिलाओं का साक्षर बनना, महिलाओं को शिक्षित होना। जब महिला शिक्षित होंगी तो मेयर बनेंगी तो अच्छा काम करेंगी, सरपंच बनेंगी तो फैसला अच्छा करेगी, मुखिया बनेगी तो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगी। नहीं तो वही होगा जितना पैसा आएगा घर में चूल्हा चौका झोंकने में लगाया खत्म कर देगी सब। तो इससे बचना है तो पहले शिक्षित बनो, और शिक्षित ऐसे नहीं कि घर के परिवार के लिए शिक्षा हासिल करो, शिक्षा हासिल करो जन कल्याण के लिए। घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, बाहर निकलो तो मालूम चलेगा कि कितना पानी में है। तो ये इन लोगों के लिए सीट आरक्षण हो जाता है, आरक्षित हो जाता है, तो इन लोगों को जो लोग अभी तक वंचित थे अब उन लोगों को मौका मिलेगा आगे बढ़ चढ़ कर आने का, आगे बढ़ चढ़ का काम करने का। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव के बारे में व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? ये सवाल है कि क्या आपको लगता है अगर महिलाओं का भेदभाव भरे व्यवहार का मसला ये राजनीतिक मुद्दे पर सरकार के सामने नहीं उठाया जाता तो क्या इस पर पालन होता, क्या इसको आगे बढ़ाया जाता, क्या इस पर कानून बनते? नहीं बनते। पहले के जमाने में कितना घरेलू हिंसा हुआ, घरेलू हिंसा पर कानून बना? नहीं बना। घरेलू हिंसा पर कानून कब बना? 1980 में बना था। 1980 से लटके लटके कब खत्म हुआ? 1990 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब उसको पास किया। उसके बाद का ही बताता हूं मैं। और महिलाओं के काम के लिए एक तो फैमिली प्लानिंग था। 1965 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद, उसके बाद तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी बनी तो इन्होंने एक कानून लागू किया कि फैमिली प्लानिंग, मतलब एक हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये फैमिली प्लानिंग था कि एक पुरुष एक महिला उसका 2 बच्चा से बेसी ना होना चाहिए बस। और समझो कि उस जमाने से एक एक आदमी का 6-6 बच्चा, 7-7 बच्चा, 8-8 बच्चा पैदा होता था सब। लेकिन इंदिरा गांधी ये कानून बनाई थी तो उनका 2 ही का बच्चा था। कौन कौन? संजय गांधी, राजीव गांधी। तो इनके बारे में बाद में बात करते हैं। महिला साक्षरता की बात हो गई, ये लोग भी सत्ता में आए, इन लोगों को भी मौका मिला आगे काम करने के लिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, धर्म के बारे में और उनके द्वारा क्या सांप्रदायिकता है, उस पर राजनीति कैसे होती है, इसको देखते हैं। ये चित्र देखने से क्या समझ में आता है? हर भगवान का इधर बना हुआ है फोटो, देखो इधर अल्टीना भी बना हुआ है, उस जमाने में अल्टीना भी चलता था। चश्मे नम जाने सोड़ीदा, चश्मे नम जाने सोड़ीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क ए पोसीदा काफी नहीं, आज बाजार में पा बजौला चलो। ये कुछ अजीब लिखा गया है, इसका मतलब मुझे नहीं पता है। ये कोई फौज, अब्दुल्ला फौज ने लिखा है। तो चलिए आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। अब धर्म पे कौन कौन सी विभाजन थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, मतलब लैंगिक विभाजन जैसा ये तो नहीं है जिस तरह सामाजिक या निजी तौर पे लिंग के तौर पे विभाजन होता था, वैसा तो अब बात खत्म है। पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। धर्म के तौर पे लोगों को बांटना, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ये सब अलग बात होता है। ठीक है, बात आ जाती है दूसरे देश के, जैसे मैं श्रीलंका का ले लो तो सिंघली लोग, और उसके बाद से कौन आते हैं? तमिल के लोग, मतलब हिंदू और श्रीलंकाई लोग।
बांग्लादेश में चल जाओ तो बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान दो ही वहां पर चलते हैं, हिंदू मुसलमान उसी में कटाकुटी खत्म करके मर जाता है सब। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में करीबन 23 धर्म मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन 7 धर्म मेन है, उसमें से 7 धर्म में से बाकी सब फूटल है। तो 7 धर्म मानने वाले हैं यहाँ पे भारत में। ऐसे हिंदुओं में ले लो तो यहाँ पर तो भाई हर किसी का फेवरेट भगवान होता है। जिस तरह फेवरेट टॉफी होता है, उससे यहाँ पर फेवरेट भगवान होते हैं। जैसा कि हमने उत्तर आयरलैंड में मसले में देखा है, उत्तर आयरलैंड का जो मसला था उसमें देखा है, अगर लोग एक धर्म को मानने लगे, उनकी पूजा पद्धति और मान्यता अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो सकता है। अब देखो, ये लोग एक धर्म को माने, लेकिन फिर भी इन लोगों का पूजा पद्धति अलग अलग हो, मान्यता अलग अलग हो, फिर भी इन लोगों के बीच में गंभीर मतभेद, मारपीट चालू हो सकता है। कैसे? लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। यहाँ पर दिया जा रहा है लैंगिक विभाजन के विपरीत, उसके अलावा धार्मिक विभाजन को ले लिया जाए तो राजनीतिक मैदान में इसको सबसे आगे देखा जाता है। धर्म का हमारे संविधान में, भारत के संविधान में लिखा गया है धर्म निरपेक्ष संविधान, धर्म निरपेक्ष कानून, धर्म निरपेक्ष हमारा चुनाव। लेकिन कौन ऐसा चुनाव है जिसमें धर्म का बात नहीं होता होगा? कौन सा चुनाव है जिसमें जय श्री राम ना बोला जाता होगा, बजरंग बली का नाम कोई ना लेता होगा, अल्लाह का नाम कोई नहीं लेता होगा? सब लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग समाज को संविधान का धजिया उड़ा कर रख देते हैं। चलिए जरा इन बातों पर गौर करते हैं। किस पे? इन बातों पर जरा गौर करते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रहा था, लेकिन शायद मैं उसको भूल गया हूं, लेकिन फिर याद आता है तो मैं बताता हूं। हाँ, याद आ गया। लैंगिक विभाजन भी क्या खास करके था। लड़कियों के बारे में बात बता देते हैं, लड़की के चित्र दिया गया, लड़कियों के बारे में बता देता हूँ। लड़कियों खास करके पीरियड का सीजन जो होता है, उसमें आप मंदिर नहीं जा सकती हैं, पूजा नहीं कर सकती हैं, शाम का आरती नहीं कर सकती हैं, आप हर तरीके से बंध जाती है। उस समय कुछ अच्छा काम करना है तो पीरियड के समय में नहीं करना है। ऐसा मान्यता आज भी है। आज भी मैंने बहुत सारे घर में देखा है कि पीरियड के समय उनको किचन में जाना के लिए मना कर दिया जाता है, किचन में आप मत जाओ, अशुद्ध हो जाएगा किचन। बाबा घर में जाओगे तो बाबा घर अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये सब मान्यता आज भी है और ये रहेगा भी, क्योंकि इतना ज्यादा थोड़ा मोड़ा घिन तो पड़ता ही है। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी भी मानते थे धर्म से उनका मतलब था इस्लाम जैसे धर्म से उनका मतलब था हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। हिंदू मुसलमान हटाओ, नैतिक मूल्य था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। नैतिक धर्म क्या होता है? यहाँ पर नैतिक मूल्य होता है, नैतिक धर्म। नैतिक काम में आ जाता है आपका आदर, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, यही आपका धर्म होता है। आपका काम वही आपका धर्म होता है, आपका सम्मान वही आपका धर्म होता है। आप छात्र हो तो पढ़ना आपका धर्म है, आप परिवार में कमाते हो तो आपका कमाना आपका धर्म है, आप घर में खाते हो तो खाना आपका धर्म है भैया। घर में कोई औरत रहती है तो घर को संभालना उसका धर्म है। तो जो कार्य आपको करना है, जो कार्य में आप लगे हो, वही आपका धर्म हो जाता है। आपका व्यवहार धर्म है, आपका नीति धर्म है, आपका सदाचार धर्म है। लेकिन हिंदू मुसलमान कोई धर्म नहीं है, ये समाज का बंटवारा है। गांधी जी का मानना था, गांधी जी मानते थे कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। मतलब राजनीति को देखा जाए तो धर्म के द्वारा ही उसके मूल्य को निर्देशित किया जाना चाहिए, उसके निर्देश को अपनाना चाहिए। आज देख लो, कोई भी शुभ काम होता है तो लोग अपना द्वार पूजा करवाते हैं, घर भोज करवाते हैं, भूमि पूजन करवाते हैं। धर्म को मानते हैं तब न करवाते हैं। और करवाने जो पंडित आता है, मतलब पंडित का मतलब होता है एकदम शाकाहारी। लेकिन आजकल के पंडित तो
आपके सामने शाकाहारी या होटल में बैठ के एकदम सर्वाहारी। हमारे गांव में एक पंडित था, पंडित का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसको तो हम लोग बैकवर्ड कहिए हटा दिए हैं, उसको कभी बुलाते ही नहीं है। अब पंडित पंडित लोग उसको बोलते थे, मतलब हर कोई सम्मान देता था भाई। लेकिन वो होली के दिन इतना पी लिया था, दारू पी लिया था। जब बिहार में नशाबंदी, दारू बंद है, तब वो दारू पिया था, जिसके वजह से लोग उसको थू थू कर रहे थे। लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, पंडित है, लोग गाली दे सकते हैं, थूट सकते हैं, लतिया सकते हैं, मार तो सकते नहीं है, ब्राह्मण को मारा नहीं जाता है, लेकिन कूट तो सकते हैं। तो बढ़िया से लोग कूटते भी हैं, बहुत लोग कूटा भी है उनको। लोग नहीं कूट सकते, वो मन में गाली देते हैं। आज जो लोग सामने गाली दे सकते हैं वो सामने गाली दे देते हैं। तो चलिए ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं। अपने देश में मानव अधिकार समूहों का कहना है कि मानव अधिकार समूह जो चलाते हैं, उनका कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मतलब अल्पसंख्यक मुसलमान होते हैं, तो सबसे ज्यादा दंगा में मरने वाला मुसलमान होता है। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। आगे है, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्म में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। यहाँ पर देखो देख आ रहा है, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्म में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं को भेदभाव करते हैं। जैसे में जो भी कानून बना है, महिला कानून, परिवार में उसमें भेदभाव हो जाता है। कैसे? इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूल्य बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहिए, थोड़ा सा आसान करना चाहिए कानून को, क्योंकि हर तरीके से मांग को कैसे रखा जा सकता है, उस कानून में थोड़ा सा समता पूर्वक थोड़ा सा अनुभूति दिखा दिया जाए तो थोड़ा अच्छा होगा। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं। जो भी मामला होता है, पारिवारिक कानून हो चाहे सामाजिक कानून हो, तो ये सब चीज राजनीति से ही जुड़ा हुआ है, धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ है। पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं है। जुड़ा है ठीक है, लेकिन उतना खतरनाक भी नहीं है और गलत भी नहीं है। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, अलग अलग धर्म से अलग अलग विचार निकलते हैं, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। भले विचार कैसा भी हो, लेकिन विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका पर आ जाते हैं। कोई भी धर्म का हो, एक पार्टी के अंदर में कितने धर्म के लोग होते हैं, अनेकों धर्म के लोग होते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। अपने हित को उठाए, अपने जरूरतों को उठाए, अपने राजनीतिक मांग को उठाए, और राजनीति में जो भी पार्टी खड़ा हो रही है उसके सामने अपनी मांग को उठाए और कहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अभी तक नहीं मिला है, मुझे आत्मसम्मान नहीं मिला है, मुझे आत्मसम्मान चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो, जो भी लोग राजनीतिक सत्ता में होते हैं, जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, नगरपालिका के मेयर होते हैं, पंचायत के सरपंच होते हैं, मुखिया होता है, वार्ड होता है, उन्हें धर्म के काम काज पर नजर रखनी चाहिए। जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, मेयर हो, सरपंच हो, चाहे कुछ भी हो, उन लोगों को धर्म पे क्या हो रहा है, धर्म के कामकाज पर, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब पे नजर रखो। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उस पर भी नजर रखो, या किसी के दमन में असहयोग की भूमिका निभाती है, चाहे निभाता है। यहाँ पर यह भी देखना रहता है कि किसी को दमन तो नहीं किया जा रहा है ना, मतलब किसी का जो हक है उसके हक को मारा तो नहीं जा रहा है ना, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। तो इसे रोकना भी चाहिए। अगर कोई किसी का दमन कर रहा है, कोई किसी से भेदभाव कर रहा है, धर्म के काम पर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। नहीं रोक सकते तो कंप्लेन करो थाने में आकर। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है, कोई भी शासन हो गया, हर धर्म के साथ एक समान बर्ताव करता है, तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। तो कुछ भी करता हो तो सही ही करेगा, उसमें कोई बुराई की बात नहीं हो जाती है, और उसको लोग ऐसे ही पास करते रहते हैं। अगले भाग में पढ़ेंगे सांप्रदायिकता
अभी हमने धर्म पढ़ा, अब सांप्रदायिकता पढ़ेंगे, फिर राजनीति पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया और क्या और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उसको आपको कमेंट के माध्यम से नहीं तो डायरेक्ट मेल के माध्यम से समझा दिए जाएंगे। धन्यवाद।